दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या भारत का लोकतंत्र पूंजी की गुलामी करने लगा है? यानी लोकतंत्र के गाजे बाजे से कहीं ज्यादा खनक और कहीं तेज आवाज इस देश में पैसों की हो चली है। और हर चुनाव के वक्त जितना पैसा उड़ाया जाता है, लुटाया जाता है, खरीद फरोख्त होती है, प्रचार होता है, उन सब के आश्रय अगर कच्चा चिट्ठा जोड़ना शुरू कीजिएगा तब एक सवाल आपके जहन में तुरंत आएगा। यह पैसा जाहिर तौर पर व्हाइट मनी तो नहीं होगी, यह ब्लैक मनी होगी। और यह ब्लैक मनी अगर पॉलिटिशियंस ही खर्च कर रहे हैं तो इनके पास यह पैसा कहां से आता है? और खास तौर से अब जब सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो रास्ता 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनाता हो, तो जाहिर है पैसा खर्च करने वालों की धड़कनें इस दौर में ना सिर्फ बड़ी होगी बल्कि वह पोटली भी कहीं ज्यादा तेजी से जमा कर रहे होंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर इस बात का जिक्र था कि हर सीट पर तकरीबन 100 से 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए, यानी तकरीबन 30,000 से 60,000 करोड़ तक का एक आंकड़ा है ये। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कहीं ज्यादा सीटें हैं, 403 सीटें हैं, और यहां प्रति सीट 100 या 200 करोड़ नहीं बल्कि एक एनालिसिस जो किया जा रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 500 करोड़ रुपए प्रति सीट पर खर्च किए जा सकते हैं। इसका मतलब है तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया। और उत्तर प्रदेश का मतलब यह है कि यहां बीते 4 बरस में संयोग से जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो अलग अलग कॉरपोरेट ने किया, इंडस्ट्रिस्टों ने किया, या फिर विदेशी निवेश जो हुआ है, उसको अगर जोड़ दीजिएगा तो वह भी 2 लाख करोड़ के ही आसपास बनेगा। यानी लगभग 4 बरस के भीतर जितना इन्वेस्टमेंट राज्य में होता है उससे कहीं ज्यादा खर्च चुनाव जीतने के लिए हो जाएगा। और यह पैसा उस इन्वेस्टमेंट का नहीं है बल्कि उससे हटकर कहां से यह पैसा आता है? क्या इस देश के एनपीए की तादाद जो बढ़ती चली जाती है, बैंकों से जो कर्ज इस देश के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रिस्ट लेते हैं, क्या उसमें जो रिटर्न ऑफ सरकार कर देती है, जो कर्ज माफी हो जाती है और बैंक अपनी बुक को ठीक करने के लिए रिटर्न ऑफ कर देते हैं और सरकार कहती है कि आप अपनी बुक से उस रकम को हटा दीजिए, लेकिन वसूल सकते हैं तो इस दौर में वसूलिए भी। और जो रकम वसूली जाती है वो कितनी बड़ी कैसी होती है, इसका खुला नजारा पिछले दिनों विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के जरिए जो ईडी ने कहा हमने लगभग 18,000 करोड़ रुपए जब्त किए हैं उनकी तमाम संपत्ति और तमाम एसेट को लेकर, और इसका आधा पैसा बैंक और केंद्र सरकार को दे दिया गया है। लेकिन सवाल है, जब जोड़ना शुरू कीजिएगा तो यह सिर्फ 18,000 करोड़ नहीं है, यह तो 30,000 करोड़ के पार की स्थिति थी। तो बाकी पैसा क्या वो रिटर्न ऑफ कर दिया गया? यह पैसा जिनके पास है तो वो पैसा किसे देंगे? हमें लगता है कि आज शुरू में आपको एक जानकारी दे दे कि 28 बरस पहले इस देश में एक वोरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उसमें एक नेक्सस बताया गया था कि किस तरीके से क्रिमिनल, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट का एक नेक्सस इस देश में काम करता है, जो कि ब्लैक मनी को किस रूप में जुगाड़ता है और उसका पैसे का उपयोग इस देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में किया जाता है। यह 93 का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, 1993, यानी 28 बरस पहले। इस दौर में अपराधीकरण की बड़ी सफाई हुई, लेकिन राजनीति ही अपराधीकरण को अपनी व्यवस्था में जब ढाल लेगी तो फिर आपको सुनने को नहीं मिलेगा इस देश के भीतर में कोई लैंड माफिया है, कोई रियल एस्टेट माफिया है, कोई क्रिमिनल है, कोई बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, कोई चकाचौंध से जुड़ा हुआ है, कोई हवाला से जुड़ा हुआ है। ये शब्द अब आपको सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो वोरा कमेटी की रिपोर्ट 28 बरस पहले की थी, आज की स्थिति में आते आते वो तमाम पैसा धीरे धीरे सिर्फ 2 ही हाथों में सिमटा, एक पॉलिटिशियंस, दूसरे ब्यूरोक्रेट। बाकी सारे लोग गायब हो गए जिनका जिक्र हमने आपसे किया, जो क्रिमिनल की फेरिस्त में जो माफियाज थे, जो पैसा लगाने वाले बॉलीवुड में थे, जो हवाला का माफियागिरी करते थे, जो रियल एस्टेट थे, लैंड माफिया थे, ये सब खत्म हो गए। पॉलिटिशियंस और राजनीतिक सत्ता ने ही जब सीधे तौर पर उस पूरे नेक्सस को अपने हिस्से में कर लिया तो पैसा बटा नहीं, पैसा सिमटते चला गया। इसीलिए जब एक नजर मारिएगा कि इस देश के भीतर में एनपीए को लेकर कितनी बड़ी रकम सरकार ने माफ कर दी, रिटर्न ऑफ कर दी, और वो पैसा कैसे कौन निकालेगा कोई नहीं जानता है। और ठीक इसके पैरेलल में प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण की स्थिति,
और ऐसी ऐसी कंपनियों की निजीकरण जो कि मुनाफे में चलते हैं, जो सरकार को डिविडेंड देते हैं। उसमें आप कहेंगे बार बार बीपीसीएल का जिक्र करेंगे, लेकिन आज सरकार अब इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ बढ़ चुकी है। पैसा चाहिए। पैसा किस लिए चाहिए सरकार को? इसीलिए चाहिए क्या कि वह चुनाव में उस पैसे का उपयोग कर सके, या रिटर्न ऑफ की जो रकम होती है वो किसी को जानकारी मिल नहीं पाती है तो क्या इनके जरिए भी चीजें डाइवर्ट होती है क्या? और भारत में एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि वाकई एक सिस्टम का हिस्सा करप्शन बन चुका है। कैसे चीजें बेची जाती है और कैसे सरकार पैसा कमाती है और कैसे पैसा एक झटके में उस रकम में तब्दील हो जाता है जो रकम आने वाले वक्त में चुनावी राजनीति का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए हमने कहा उत्तर प्रदेश चुनाव जहन में रखिएगा। एसेट्स की संख्या और एसेट का जो कीमत होती है वह कौड़ियों के मोल दूसरे को दे दी जाती है। सरकार, मोदी सरकार जब सत्ता में आई उस वक्त यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की जो नेटवर्थ थी 2015-16 में वो 5,731 करोड़ थी। अगले साल घटकर ये 3,817 करोड़ हो गई। उसके बाद 2018-19 में घटकर ये 2,899 करोड़ हो गई और 19-20 में घटकर 1,443 करोड़ रुपए हो गई। यहां पर एक सवाल आपके जहन में जरूर होगा। हमने इस देश में एक सरकार को चुना, उस सरकार के जरिए एक प्रधानमंत्री हमारे जहन में था, तो हमने तो इस देश में एक प्रधान सेवक को चुना था। हमने यह तो नहीं कहा था कि प्रधान सेवक जो है ये इस देश के कॉरपोरेट के एजेंट के तौर पर रहे, या फिर इस देश के भीतर में जो भी कॉरपोरेटाइज की स्थिति है, यानी हर चीज को मोनेटाइज कर दिया जाए, हर चीज की कीमत लगा दी जाए, इसके लिए तो हमने इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं चुना या इस देश की सरकार को नहीं चुना। क्योंकि हर डेमोक्रेसी के भीतर में जब 5 साल उम्र है तो अगर वो 5 साल या 10 साल रह गए, उस टर्म में अगर उन्होंने सारी चीजें नियम कायदों के तहत देश की संपत्ति को निजी हाथों में दे दिया, तो उसके बाद जो राजनीतिक सत्ता इस देश को संभालेगी उसको क्या करना होगा? क्या वो सारी चीजों को दोबारा नेशनलाइज करेगी? ठीक उसी तरीके से जिस तरह इस देश में जब बैंक लोगों को लूट रहे थे तो उस समय इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, एलआईसी, यूनाइटेड, सब सारे इंश्योरेंस कंपनियों का नेशनलाइजेशन हुआ, इस देश में माइनिंग का नेशनलाइजेशन हुआ। यह राष्ट्रीयकरण इसलिए था क्योंकि सरकार निगरानी रखते हुए एक जिम्मेदारी के भाव से इस देश में सत्ता चलाती थी, इसीलिए वो डेमोक्रेसी को जीती थी। लेकिन डेमोक्रेसी की आवाज अगर पूंजी और सिक्कों की खनक से कहीं कमजोर पड़ जाएगी तो क्या होगा? हमको लगता है इसका एक दूसरा नजारा उस एनपीए के जरिए समझ लिए, जिसका हम जिक्र बार बार करते हैं कि वो रकम दरअसल ऐसी कंपनियों के पास चली जाती है जिन कंपनियों से कोई पूछेगा नहीं, लेकिन उन कंपनियों को जब कर्ज माफी हो गई तो उस पैसे को लेकर वो कुंडली मारकर या अपनी रईसी पर लुटा भी नहीं सकते हैं। सरकार या ब्यूरोक्रेसी उसके दरवाजे पर पहुंचेगी और वो पैसा उसको दिया जाएगा और यही पैसा राजनीति में शरीक हो जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश, अब 5 राज्यों के चुनाव जो हैं उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर और फिर साल बीतते बीतते 2022 का गुजरात भी आ जाएगा। पैसा तो इस दौर में चाहिए, तो पैसे का रोटेशन एक पाइपलाइन की तरह, साइकिल की तरह कैसे होने लगे, इसकी व्यवस्था एक सिस्टमेटिक तरीके से की गई। और इसके लिए हमको लगता है बैंक एनालिसिस करना सबसे बेहतरीन काम है, क्योंकि इस दौर में जब से सरकार, मोदी सरकार आई, इस दौर में जो रिटर्न ऑफ किया गया 2 तरीके से माफ की होती है। एक पूरी तरीके से बुक से हटा दीजिए, एक ओवरऑल माफ कर दिया जाता है। लेकिन जब माफी की जाती है तो बैंकों को कहा जाता है आप रिकवर भी कीजिए। आपको जानकर हैरत होगी कि बीते 7-7.5 साल के दौर में 6,32,000 करोड़ रुपए जो रिटर्न ऑफ किए गए, ये कहते हुए कि आप बुक से हटाइए लेकिन इसकी रिकवरी भी कीजिए, रिकवरी सिर्फ 44,240 करोड़ की हुई। टॉप बैंकों का नाम हम आपको बताते हैं, मसलन एसबीआई को रिटर्न ऑफ किया गया 1,23,000 करोड़ और उसने जो रिकवर किया वो सिर्फ 8,969 करोड़ है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके ऊपर जो इसने रिटर्न ऑफ किया गया उसमें 21,474 करोड़ और इसके पास जो रिकवर किया वो सिर्फ 1,057 करोड़। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7,100 करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ और रिकवरी हुई सिर्फ 4% यानी 284 करोड़ रुपए। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा कोई ले जा रहा है तो वो लेके अपने साथ तो नहीं जा सकता है, वो पैसा इस देश के उस सिस्टम का हिस्सा कहीं ना कहीं बनेगा। इसीलिए इस देश में कितनी भी गरीबी हो लेकिन इलेक्शन के समय रईसी खुलकर होती है, वो पैसा कहां से आता है?
इसको जब आप समझना शुरू कीजिएगा तो जैसे आप इंडियन ओवरसीज बैंक लीजिए, इंडियन ओवरसीज बैंक ने सबसे कम रिकवर्ड किया, सिर्फ 0.8%। और इसने जो 17,821 करोड़ रुपए जो रिटर्न ऑफ किया गया, उसमें कौन लोग थे? उसमें भूषण स्टील था, उसमें कैनको ग्रुप था, उसमें फॉर्स इंटरनेशनल थे, उसमें एबीसी शिपयार्ड था, उसमें रोटोमैक था, उसमें आईवीआरसीएल थे। 66 ऐसी कंपनियां थी जिनको जब टटोलना शुरू कीजिएगा, और इसके अलावे लगभग 188 कंपनियां, जब हम बैंकों का नाम ले रहे हैं, उसको आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन आपको पॉलिटिकल फंडिंग करने के दौरान इनके नामों का जिक्र आपको आई जाएगा। किसी ने बॉन्ड का नाम तो नहीं आता है जिसने बॉन्ड खरीदा, लेकिन उसके बावजूद भी जो पैसा दिया जाता है उसमें जो अपने नामों का जिक्र करता है, और अलग अलग अब जो ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए गए हैं कॉरपोरेट्स के जरिए कि हम पॉलिटिकल फंडिंग करेंगे, उसमें संयोग से 188 वही कंपनियां भी आती हैं जिन कंपनियों ने बैंकों से कर्ज लेकर नहीं लौटाया और सरकार ने उसको माफी दे दी। आईडीबीआई 45,693 करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ, लेकिन रिकवरी सिर्फ 3,655 करोड़। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वहां से 26,000 करोड़ रुपया जो भी वहां परिस्थिति थी उसको लेकर रिटर्न ऑफ जब किया गया तो उसमें भी वसूली नहीं हो पाई। इस फेरिस्त को जब आप बढ़ाइएगा तो अलग अलग इंडियन बैंक 4,792 करोड़ रुपए, सिर्फ रिकवरी 1%, 489 करोड़ रुपए। यूको बैंक 25,266 करोड़ रुपए, जो पूरी तरीके से रिटर्न ऑफ किया गया, 7% रिकवरी यानी 1,768 करोड़। बाकी पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा कैसे, इनके मार्फत कैसे? बैंक से आप जब पैसा लेंगे तो वो तो रिजर्व बैंक के जरिए आप देश के सामने आएगा, क्योंकि उसको अपना पूरा कच्चा चिट्ठा देना पड़ता है। और आरबीआई अपने तौर पर बताता है कि एनपीए इतना बढ़ गया है, वो ये नहीं बताता है, कभी भी उन नामों का जिक्र सामने नहीं आता है कि जिनके लिए ये एनपीए बढ़ गया वो कौन लोग हैं। और इस देश की सीबीआई और आईबी और ईडी और जो भी जांच एजेंसियां हैं जिनका काम है इकोनॉमिक ऑफेंस को पकड़ना, वह भी नहीं बताते हैं कि दरअसल जो कर्ज लेकर चले गए उनके पास जो पूंजी थी और खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं और कहते हैं पैसा नहीं है, उनके पास जो कर्ज का भी पैसा था वो कर्ज का पैसा कहां डाइवर्ट होकर गया? काम तो एजेंसीज का यही।